नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। म्यूचुअल फंड में निवेश करना अब काफी आसान हो गया है। आप घर बैठे बैठे ही म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। ऑनलाइन निवेश भले ही आसान हो, लेकिन कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आज हम बताने जा रहे हैं वो सारी बातें जो आपको ऑनलाइन निवेश करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के को-फाउंडर क्षितिज महाजन। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। धन्यवाद। आज हम शो में क्या खास चर्चा करने जा रहे हैं उस पर एक नजर डाल लेते हैं। शो की हाइलाइट्स आज क्या खास रहने वाली है उस पर सबसे पहले एक नजर फटाफट। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में ऑनलाइन निवेश आप कैसे करें, ऑनलाइन निवेश से पहले क्या ध्यान रखें, ऑनलाइन निवेश के क्या फायदे हैं और क्या है नुकसान, और साथ ही आसान भाषा में समझेंगे क्या होते हैं ब्लू चिप फंड। तो आज हम जानेंगे ऑनलाइन निवेश कैसे आप करें, क्या है सही तरीका और इसके क्या है फायदे, और अगर ढंग से नहीं किया तो क्या हो सकते हैं नुकसान। तो इसलिए सबसे पहले क्षितिज मैं आपसे यही जानूंगी, जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने की बात आती है, अब एक नया तरीका और बहुत ही आसान तरीका सामने आ गया है ऑनलाइन निवेश करने का। तो सबसे पहले सही जो तरीका है, मेथड है, वो क्या है ऑनलाइन निवेश का? स्वाति, हम 4G भी गलत होगा बोलना, बहुत जल्दी 5G आने वाला है। हम एक 5th जनरेशन डेटा स्पीड में और इंटरनेट में अब जी रहे हैं यहाँ पे। एंड हर किसी के पास समय की बहुत कमी है और ट्रांजैक्शंस किसी भी तरह की हों, चाहे शॉपिंग की ट्रांजैक्शंस हैं, आपकी बिल पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं या फिर इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन है, वो सबको बहुत फास्ट चाहिए। और अगर आप मुझसे पूछें तो ज़्यादातर स्कोप ऑफ एरर उल्टा ऑनलाइन में बहुत कम है विज़ अगर आप ऑफलाइन या फिजिकल फॉर्म में करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में एक बार डेटा आपका कैप्चर हो गया तो उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे पहला समझना ज़रूरी है कि ऑनलाइन एक बहुत सरल तरीका है विज़ ऑफलाइन के। पर आपने अच्छी बात बोली, एट द सेम टाइम हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का क्या किस लेवल पे है उस वहाँ पे वेबसाइट पे, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितनी आसानी से चीज़ें होती हैं उतनी ही वो लायबल होती हैं कि उनके साथ कुछ ना कुछ फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। सो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की जहाँ बात होती है म्यूचुअल फंड में, उसका सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप रिस्पेक्टिव AMC की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन आप इन्वेस्टमेंट अपना कर दीजिए। अगर आपने 1 या 2 फंड्स लेने हैं, अगर आप खुद सीधा अपने आप जागरूक हैं और आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, सभी फंड्स के बारे में पता है, तो आप किसी भी पोर्टल साइट पे जाके, चाहे वो आप वैल्यू रिसर्च की है या ET मनी की है या मनी कंट्रोल की है या आप कोई और वेबसाइट है जो आपको प्लेटफॉर्म देती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी एडवाइज़र के साथ जुड़े हुए हैं या आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई आपको बता रहा है कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, तो उस केस में आप अपने एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं और उनके थ्रू प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे NSE, BSE, सारे प्लेटफॉर्म्स आपको एक फैसिलिटी देते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, या फिर जो उनके प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कई ऐसे साइट्स हैं, पोर्टल्स हैं जहां पर आप जानकारी ले सकते हैं ऑनलाइन निवेश के बारे में, और वहां सिर्फ ना आप निवेश का तरीका सीख सकते हैं, कहां पर निवेश कर सकते हैं, बल्कि कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। क्षितिज, ये तो हमने जान लिया कि हाँ, ऑनलाइन निवेश कहाँ से किया जा सकता है, ट्रस्टेड साइट्स या पोर्टल्स कौन से हैं, लेकिन कोई ऑनलाइन निवेश क्यों करे, ये मैं आपसे समझना चाहूँगी कि उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा जो ऑनलाइन निवेश का ये है कि दैट आप सबसे जो आपका एरर है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन एरर, उसको आप ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब आप एक एग्जांपल लेते हैं स्वाति, फिजिकल जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो फिजिकल फॉर्म भरा जाता है। अगर आप एग्जिस्टिंग फोलियो होल्डर हैं तो उसमें भी डिटेल भरी जाती है, साथ में आप चेक देते हैं या RTGS के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। पर जब आप ऑनलाइन इन्वेस्ट करते हैं तो आपका डेटा कैप्चर एक बार हो गया, पैन कार्ड एक बार कैप्चर हो गया, तो उस हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और आपको लिंक आ जाता है पेमेंट का, जिसको क्लिक करने पे और जो भी आपकी बैंक की लिंकेज होती है उसके थ्रू आपकी पेमेंट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एरर है वो बहुत मिनिमम रह जाता है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं विज़ ऑनलाइन कर रहे हैं तो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपका सरलता जिससे इन्वेस्टमेंट होती है। आपके पास लिंक आया, आप वेबसाइट पे गए, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, मोबाइल ऐप पे बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट में आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है
इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, या मानिए किसी दिन मार्केट में 5 से 10% का गिरावट आती है और आप अपनी वेकेशन पे इंडिया में हैं या इंडिया में किसी बाहर जगह लोकेशन पे हैं, आपने ऑनलाइन अपना पोर्टल खोला और सीधा इन्वेस्टमेंट कर दी, टॉपअप कर दिया, जो भी करना है। वहीं फिजिकल फॉर्म के लिए आपको हर वक्त आपके पास वो फिजिकल फॉर्म की कलेक्शन, उससे 3 o'clock से पहले पंचिंग करना, वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सभी दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि दैट म्यूचुअल फंड में आपको अगर आपकी 2 लाख से कम की राशि है तब तो आप एप्लीकेशन 3 बजे से पहले पंच करा सकते हैं, पर अगर 2 लाख से ज़्यादा की राशि है तो आपको एप्लीकेशन भी 3 बजे से पहले पंच करानी है, और आपका इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है, मानिए किसी ने 5 लाख से किसी चीज़ की कोई अमाउंट में इन्वेस्ट किया है, वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र अपना म्यूचुअल फंड का जो कलेक्शन अकाउंट है उसमें होना चाहिए। अगर वो ट्रांसफर नहीं होता है तो आपको उस दिन की नैब नहीं मिलती है, जिस दिन वो ट्रांसफर होता है उस दिन की, उससे नेक्स्ट डे की नैब मिलती है। पर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपने जब इस हैसल में नहीं पड़ना है कि आपको जाके चेक डिपॉजिट कराना है या फॉर्म डिपॉजिट कराना है, तो वो आपका काम और आसान बना जाता है। तो अगर आसान आपको अपना पूरा लाइफ करना है क्योंकि आप निवेश कर रहे हैं, तो ऑनलाइन निवेश का तरीका एक बेहतर निवेश हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये ऑनलाइन वर्ल्ड है जिसको वर्चुअल वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। फायदों के बारे में तो हमने जान लिया, नुकसान के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले हम कुछ दर्शकों का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है मिस्टर एस गुप्ता का। ये कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, लंबी अवधि के लिए इनका निवेश का प्लान है, पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए कुछ अच्छे फंड से आपसे जानना चाहते हैं। क्या कनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी एक अच्छा फंड है, और साथ ही इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को लेकर भी इन्हें कुछ जानकारी आपसे चाहिए। स्वाति, दोनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी के अच्छे फंड्स हैं और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स हैं दोनों फंड्स, और दोनों ही फंड्स का ट्रैक अगर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर अर्निंग नंबर्स, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, और ऑब्वियसली वो रेप्लिकेट करता है आपकी परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं। वो तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो दोनों के दोनों फंड्स अच्छे हैं। अब डिपेंड करता है कि बिकॉज बहुत ओपन क्वेश्चन किया है, तो अगर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका जो हॉराइजन है वो कम से कम 5 से 7 साल का है या 7 साल से ऊपर का है, तो आप इस कैटेगरी के इन्वेस्टमेंट्स को देख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप लमसम लगाना चाहते हैं तो 8 से 10 हफ्ते की एसटीपी कर दीजिए इन्हीं दोनों फंड्स में। दोनों फंड्स अपने आप में अच्छे फंड्स हैं। तो दोनों फंड जिनके बारे में आपने जानकारी चाहिए है, कनेरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी और इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, क्षितिज के मुताबिक दोनों फंड्स हैं जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने इस फंड को आगे मैनेज करते रहिए या फिर उसको रिव्यू करते रहिए, वो बेटर होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑनलाइन निवेश के फायदों के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या कोई ऐसा निवेशक जो कि एकदम नया है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, आप उसको एडवाइस करेंगे कि आप सीधे ऑनलाइन जाकर अपने लिए फंड चूज कर लें? और इसी से मेरा सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ ऐसे नुकसान हैं जो ऑनलाइन निवेश के उठाने पड़ सकते हैं किसी को? सबसे बहुत वैलिड क्वेश्चन है आज की डेट में। जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सभी दर्शकों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कि जहाँ पे आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स में फ़ंड्स लेते हैं तो वो सारे फंड्स ज़्यादातर दिखाए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स पे, और वो परफॉर्मेंस जो होती है वो पिछले 5 साल की होती है कि 1 साल में क्या किया, 3 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया। आप समझिए जो पिछले 5 साल में हुआ है वही आगे होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है उससे बेटर हो सकता है उससे काफ़ी बुरा हो। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि दैट जब आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप फंड्स ऑनलाइन मत सेलेक्ट कीजिए, फंड्स आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे मत सेलेक्ट कीजिए, फंड्स आप अपने गोल प्लानिंग के बेसिस पे, फंड की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बेसिस पे, आपका रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, इन 3-4 चीज़ों के बेसिस पे फंड सेलेक्ट कीजिए। आप खुद कैपेबल हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर उसके बावजूद आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो मैन्युफैक्चरर जो हैं, जो एएमसी के ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जाके बात कीजिए कि आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। हमेशा मैं ये चीज़ बोलता हूँ स्वाति, कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी है वो गोल के ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर वो गोल ओरिएंटेड नहीं है तो कल का वो अगर 100 का 200 2-3 साल में कई बार रैली आती है, अगर हो जाएगा आप उस पैसे को निकाल लेंगे, पर अगर गोल ओरिएंटेड है तो आप उसे लंबा चलाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट ये है समझना दैट ये बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है जो नए इन्वेस्टर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। और हमने देखा 2017 में स्मॉल कैप फंड्स की रैली हुई थी, ऑन एन एवरेज 60-70% स्मॉल कैप फंड्स ने दिया 1 साल का रिटर्न, और 50 से 55% मिड कैप ने दिया। काफ़ी क्लाइंट 2018 में उसको देख के आए, आपके इन दोनों स्कीम्स में आए, और
उसके बाद से पिछले 1.5-2 साल के अंदर कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया, इनफैक्ट नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि आप परफॉर्मेंस को चेंज मत कीजिए, आप अपने गोल प्लान के हिसाब से फंड शॉर्टलिस्ट कीजिए। और जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं, स्मॉल और मिड कैप को 15-20% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए। सो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स आप एक बार फंड डिसाइड करने के बाद एग्जीक्यूशन लेवल पे आके कीजिए, ना कि फंड सिलेक्शन के लेवल पे आके कीजिए। तो ऑनलाइन जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट है, वो फंड सिलेक्शन के टाइम नहीं करना चाहिए। इसकी जो पूरी प्रोसेस है वो एकदम डिफरेंट होनी चाहिए, तरीका डिफरेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। लेकिन उससे पहले मानिए किसी ने डिसाइड भी कर लिया कि अब हमें किसी को इसमें इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एडवाइज़र नहीं चाहिए, हम खुद ही जाके ऑनलाइन अपने फ़ंड को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक रिसर्च या फिर एक होमवर्क होता है, वो किस तरीके का होना चाहिए? आपको डेटा पॉइंट तो सारे के सारे वेबसाइट्स पे स्वाति या फिर ऑनलाइन पोर्टल्स पे मिल जाएंगे, पर जब मैं बोलता हूँ कि आप सिर्फ रिटर्न मत देखिए, रिटर्न हाँ इंपॉर्टेंट है कि ये फंड्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बट एट द सेम टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आपने बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट 5 से 7 साल के लिए करनी है, तो आपके लिए मल्टी कैप इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप फंड्स ही ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगा, वो स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ बिल्कुल मत देखें। आप सबसे पहले मल्टी कैप या लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, एंड वो भी स्टैगर मैने में या सिप के रूट के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है, जब आप फंड्स शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपके रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर आप ज़्यादा फॉल मार्केट में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप इन्वेस्ट करें तो वो 100 की वैल्यू 80 रह जाए, पर वो नोशनल लॉस है। पर जब 80 रुपये की जो वैल्यू आप देख रहे हैं वो कल को 200 भी होगी, 300 भी होगी। और हमने देखा भी है स्वाति, पास्ट में भी देयर आर 10 स्कीम्स जिन्होंने 50 टाइम्स म्यूचुअल फंड में रिटर्न दिया है, 50 टाइम्स, जहां आपकी 10 की नैब आज 500 से ऊपर है। सो मैं ये बताना चाहूँगा कि दैट आपको फंड शॉर्टलिस्ट करना है अपने रिस्क एपेटाइट, अपने गोल प्लान और अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से। 3 चीज़ें आपने फाइनल करनी है। आपने एक बार फंड शॉर्टलिस्ट कर लिया है, फंड कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कर ली, फिर फंड शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपको फर्स्ट तो फंड कैटेगरी शॉर्टलिस्ट कर ली कि हाँ मेरा मल्टी कैप में 40% जाएगा, लार्ज कैप में 20 जाएगा, लार्ज एंड मिड में 20 जाएगा और स्मॉल में 20 जाएगा। उसके बाद से मेरे को फंड कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके लिए आप कंपैरेटिव एनालिसिस करने से पहले आप उस फंड की इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी चेक कर लीजिए। सेकेंड, आपकी लॉन्जिविटी ऑफ फंड मैनेजर, जो फंड मैनेजर कितने टाइम से वो फंड मैनेज कर रहा है उसको चेक कर लीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे बड़ा आ जाता है कि अगर आपके पास अंडरलाइंग अर्निंग्स नहीं है तो टॉप 10 होल्डिंग्स आप एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कंफर्ट है और आपके एडवाइजर का या आपके बैंक का कंफर्ट है उसके साथ, तो आप फिर उस फंड को आगे अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। तो कुल मिलाकर जैसे कोई भी काम करने से पहले आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो यहाँ तो आपके पैसे का सवाल है। तो ऑनलाइन निवेश करने से पहले आप होमवर्क जरूर कीजिए, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से आपको कौन सा फंड सूट करता है, साथ ही क्या उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो आपको ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल सकता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर बहुत ही हम म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आसान भाषा में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड के टर्म से दर्शकों को समझाते हैं जिससे कि वो हमारे शो में आसान भाषा में भी समझ पाए कुछ डिफिकल्ट टर्म्स। और आज का हमारा टर्म है ब्लू चिप फंड। तो आसान भाषा में ब्लू चिप फंड क्या होते हैं क्षितिज? सो ब्लू चिप फंड्स वो फंड्स होते हैं जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो ब्लू चिप फंड समझने के लिए हमें ब्लू चिप कंपनी समझना ज़रूरी है। ब्लू चिप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो बहुत ही साउंड कंपनीज होती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर बिजनेस, और बहुत ही कैश रिच कंपनीज होती हैं जहाँ पे डिविडेंड पे आउट, जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं वो भी रेशियो बहुत अच्छा होता है। और एट द सेम टाइम उनका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक मोट उनका बहुत स्ट्रांग होता है कि आने वाले टाइम में भी वो कंपनीज अच्छा करने वाली हैं। तो ज़्यादातर सारी लार्ज कैप कंपनीज ब्लू चिप नहीं होती, बस काफ़ी लार्ज कैप कंपनीज हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे नेस्ले है आपकी, जैसे आपकी कोलगेट है, हिंदुस्तान लीवर है, मारुति है, इन्फोसिस है, TCS है। तो ये सारी ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिनके बिजनेस मॉडल्स बहुत स्ट्रांग हैं, जिनका डेट ऑलमोस्ट जीरो है, जो ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करती हैं। देखिए स्वाति, 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बोलते हैं कि जो आपका टॉप लाइन इज़ अ वैनिटी, बॉटम लाइन इज़ अ सैनिटी एंड कैश इन बैंक इज़ अ ट्रू रियलिटी। तो कोई अपने सेल्स नंबर दिखा रहा है, कोई कंपनी कि मेरे सेल्स नंबर 80% से ग्रो कर रहे हैं, 100% से ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई दिखा रहा है मेरे अर्निंग नंबर्स जो हैं
वो 50% ग्रो कर रहे हैं, 40% ग्रो कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। पर इवेंचुअली अगर वो सब ट्रांसलेट अकाउंट में, बैंक में, बैलेंस शीट में नहीं हो रहा है, तो वो क्वेश्चन मार्क है। तो ट्रू रियलिटी यही है, जो कैश रिच कंपनीज हैं, जो कंपनीज कैश जनरेट करती हैं, वो ही अच्छी कंपनीज हैं। तो बिग कंपनीज जो कैश जनरेट करती हैं, कैश इनपुट जनरेट करती हैं, दे आर कॉल्ड ब्लू चिप कंपनीज। और ब्लू चिप फंड्स वो होते हैं जो ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आसान भाषा में हमने आज समझा ब्लू चिप फंड्स क्या होते हैं। तो ऑनलाइन निवेश संभल कर करना चाहिए, इसी पर आज हम चर्चा करें। हमारे साथ है क्षितिज महाजन। क्षितिज, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के फायदे नुकसान हमने आपसे जाने हैं कि ऑनलाइन निवेश कैसे किया जाए और पहले उसके होमवर्क अच्छा से करने चाहिए। प्लानिंग के साथ निवेश के अगर कुछ टिप्स हैं तो वो क्या हो सकते हैं? क्योंकि अचानक से अब कोई सोचे कि मुझे अब निवेश करना है, कहीं पर पैसे मुझे लगाने हैं, वो शायद सही स्ट्रैटेजी नहीं होगी। इन्वेस्टमेंट की सही स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि दैट आपका होराइजन क्या है इन्वेस्टमेंट का। आप कहीं इसको भेड़ चाट में तो नहीं कर रहे हैं कि आपने देखा है कि कहीं सुना है कि हाँ म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देता है तो मैं इसको एज एक इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू मैं भी अपना पैसा लगा देता हूँ। क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, आपकी एंट्री लेवल जो है वो पीक पे हो और वहाँ से मार्केट थोड़ा करेक्शन का मोड ले और उसके बाद फिर आपको लगे कि मैं तो कहाँ फंस गया। जबकि म्यूचुअल फंड से अच्छा प्लेटफॉर्म और टूल है ही नहीं है इन्वेस्टमेंट के सिवाय। आप समझिए दो ही तरह के आपके एक्सपैंडिंग एसेट क्लास होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक है रियल एस्टेट, एक है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट। जहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हो, रियल एस्टेट में आप घर बनाते हो, फार्मलैंड्स में आप अनाज बोते हो, या फिर आप खेती करते हो, या फिर आप फ्लैट्स बनाते हो, ऑफ कमर्शियल स्पेस बनाते हो। इन इक्विटी कंपनीज में क्या होता है, आप या सर्विस प्रोड्यूस करते हो या आप इवेंचुअली कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारे लिए कि दैट जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा होराइजन क्या है, और अगर हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो हम थोड़ा सेफ चलें तो बेटर है। तो इंडेक्स फंड ले लें या मल्टी कैप फंड्स ले लें, और आपके पास पैसा बहुत है लगाने के लिए या कम है लगाने के लिए, दोनों सिचुएशन में आप उससे स्टैगर करें। अगर आप मंथली करना चाहते हैं, आप सैलरीड हैं, तो सबसे अच्छा कोई टूल हो ही नहीं सकता। 15,000 रुपये लगाएंगे, 15% से अगर कंपाउंड हो जाता है, जिसके चांसेस इस समय अगर आप स्मॉल और मिड कैप लेते हो तो शायद हो सकता है, पर मानिए एक मैं रूल ऑफ 15 बताता हूँ, 15,000 15% पे 15 साल लगाते हैं तो आपको 1 ईयर की राशि मिलती है। ये रूल ऑफ 15 है, 1 करोड़। या तो इतना बढ़िया है कंपाउंडिंग, जितना जल्दी शुरू करते हैं। और अगर आपके पास लमसम है तो एसटीपी कर दीजिए 10 से 12 हफ्ते की वीकली बेसिस पे। टीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, लिक्विड फंड में डाल दीजिए। मानिए आपके पास 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो आप 10-10 हज़ार की अगले 10 हफ्ते के लिए एसटीपी कर दीजिए, जो भी फंड आपने डिसाइड किया है। ओके, आगे बढ़ के एक सवाल लेते हैं। हमारे पास ईमेल पर आया है डॉक्टर नंद गोपाल का। ये कह रहे हैं स्मॉल कैप में भविष्य में अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं है, ऐसे में क्या स्मॉल कैप में निवेश करना बेहतर होगा? साथ ही 15 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, क्या ये अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10% स्मॉल कैप रख सकते हैं? हो सकता है मार्केट को बहुत अच्छा फॉलो करते हो ये, इसलिए इन्होंने कह दिया कि स्मॉल कैप में अच्छा रिटर्न मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इनके पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसके लिए हो सकता है, पर इन्हें एडवाइस कीजिए। सर आप बिल्कुल 10 से 15% स्मॉल कैप फंड्स ले सकते हैं अगर आपके पास 15 साल हैं। मिड कैप फंड 7 से 10 साल के लिए, और स्मॉल कैप फंड अगर 10 साल से ऊपर होराइजन आपको लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 5 साल का निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न ऑलमोस्ट 0 है। बट स्मॉल कैप के रिटर्न के लिए ये जानना समझना इंपॉर्टेंट है कि जब रिटर्न आता है तो 1 साल में वो आपका पूरा का पूरा रिकवरी कर देता है। काफ़ी हद तक पिछले 1.5-2 साल में परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं आई है स्मॉल कैप फंड्स में, बट हमने 2017 में देखा है जहाँ पे ऑन एन एवरेज फंड्स का रिटर्न 60-70% 1 साल का था। हैविंग सेड दैट, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्मॉल कैप कैपेबल है 15 से 18% कंपाउंड करने के लिए, बिकॉज ऑन एन एवरेज स्मॉल कैप कंपनीज की अंडरलाइंग अर्निंग जो है वो आपका 22-23% से कंपाउंड करती हैं। उसका कारण ये नहीं वो स्मॉल कैप है इसलिए, बिकॉज वो बिजनेसेस ज़्यादा अच्छे नंबर से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अर्निंग नंबर जनरेट कर रहे हैं, कैश फ्लोज बना रहे हैं, इसलिए वो आपके लिए उस तरह का परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं। इवेंचुअली सर, जो आपके फंड है उसकी परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस पे डिपेंडेंट है, और स्टॉक का प्राइस डिपेंड करता है अंडरलाइंग अर्निंग, जो बिजनेस कमा रहा है उसके हिसाब से स्टॉक का प्राइस मूव होता है। और ये बहुत रेगुलेटेड फंड्स हैं सारे के सारे सेबी के द्वारा, और आज की डेट में आप देखिए एनीथिंग जो 251st कंपनी अप टू 500 कंपनी स्मॉल कैप में क्वालिफाई होती है एज पर द मार्केट कैप। तो आप कर सकते हैं 5 से 10%, बिल्कुल कीजिए मेरी मानिए तो। और अगले 15 साल का अगर आपका होराइजन है तो आप इसको जो भी अमाउंट आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, मानिए 1 लाख रुपया है, अगले 10 हफ्ते के अंदर एसटीपी रूट के थ्रू डिप्लॉय कर दीजिए। इसमें से आप एक एसबीआई स्मॉल कैप फंड ले सकते हैं, एक इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं। दोनों फंड अच्छे फंड हैं।
चलिए अब ये जानना बेहद जरूरी है, जो हम कह रहे थे कि ब्रेक के बाद इस पर हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड कितना देखना जरूरी है फंड मैनेजर का जब हम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ट्रैक रिकॉर्ड की मैं परिभाषा थोड़ी डिफरेंट बोलूँगा यहाँ पे। ज़्यादातर लोग कहेंगे कि उनका रिटर्न कैसा निकाला है। देखिए, आपको अगर फंड मैनेजर काबिल है ना, तो वो परफॉर्मेंस तो निकाल ही लेगा। तो हमें समझना है कि फंड मैनेजर की स्टिकनेस क्या है उस फंड के साथ। फंड मैनेजर की स्टिकनेस एक एएमसी के साथ क्या है। हो सकता है वो एक म्यूचुअल फंड हाउस में तो है, पर फंड में उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिकॉज इंटरनली भी एएमसीज कई बार फंड मैनेजर्स को डिफरेंट फंड्स में या डिफरेंट ऑप्शन में चांस देती हैं। बट अगर उसकी स्टिकनेस एक एएमसी के साथ है और उसकी ग्रोथ वहाँ पे हुई है, तो उस फंड मैनेजर को चांस देना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है फंड की। देखिए, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड लेना चाहते हैं और फंड मैनेजर भी उस इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में बिलीव करता है, तो आप दोनों इन लाइन हैं अपने गोल के हिसाब से, तो आप उस फंड को आप ले सकते हैं। तीसरा, फंड मैनेजर जो आपका एलोकेशन ले रहा है, मानिए अगर एक फोकस फंड है, फोकस फंड्स का मतलब है स्वाति एट द मैक्स 30, 32, 35 स्टॉक्स, पर फोकस फंड में अगर उसने 60, 70 स्टॉक्स ले रखे हैं, तो वो एज पर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी नहीं है, एज पर गिवन डेफिनेशन नहीं है। तो आप ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आप दीजिए। एंड ऑब्वियसली परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में ज़रूरी नहीं आपको 1, 2, 3 होना है। यहाँ पे हमारे पास कुछ 450 से प्लस इक्विटी फंड्स हैं। अगर आप टॉप 15 में भी हैं कंसिस्टेंटली, वो भी बहुत अच्छा अपने आप में है। ठीक है। क्विकली शो सम अप करने से पहले, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड चुनते वक्त बेंचमार्क का रोल क्या है? बेंचमार्क का रोल यही है ऑनलाइन म्यूचुअल फंड चुनते वक्त कि जब आप फाइनली जब आप फंड शॉर्टलिस्ट करते हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस आप विज़ बेंचमार्क देखें कैसा है। अदर फंड्स के मुकाबले से इंपॉर्टेंट है कि बेंचमार्क के साथ देखिए, क्योंकि अब तो बेंचमार्क रिटर्न भी अपने आप में बहुत स्मार्ट है, क्योंकि सेबी ने 1.25 साल से इसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बना दिया है। तो आप इसके लिए बेंचमार्क देख सकते हैं। ओके, और हम देते हैं शो का टिप ऑफ द डे। तो क्षितिज, आपकी तरफ से क्या टिप होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? आपका पोर्टफोलियो, पूरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, चाहे वो रियल एस्टेट है, गोल्ड है, स्टॉक्स है, म्यूचुअल फंड है, डिपॉजिट है, वो एक ही पेज में आना चाहिए। आप वो बोलते हैं हम डाइवर्सिफाई करते हैं, यू कांट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। पर अगर आप 25 एग को 25 बास्केट में रख देंगे, आपको बास्केट ही नहीं मिलेगी कहाँ है। तो आपका पोर्टफोलियो शुड बी क्रिस्प एंड फोकस। सो एक पेज में रहना चाहिए। 5 से 6 इक्विटी म्यूचुअल फंड, 2 से 3 आपके डेट फंड, 1-2 बैलेंस फंड, 1-2 टैक्स सेवर या कोई आपका टैक्टिकल कॉल्स हैं वो, ये आपका म्यूचुअल फंड हो गया। बाकी स्टॉक पोर्टफोलियो 8 से 10 स्टॉक्स एंड फिक्स डिपॉजिट आपका 1-2 जो डिपॉजिट्स हैं। तो और रियल एस्टेट तो चलो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, बट आपका पोर्टफोलियो शुड बी क्रिस्प एंड साउंड एंड फोकस एंड इट शुड बी, वो एक ही पेज में आपको दिखना चाहिए। तो टिप ऑफ द डे ये है कि आप अपना पोर्टफोलियो रखिए क्लीन एंड क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच क्षितिज हमारे साथ आज म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में शामिल होने के लिए। थैंक यू स्वाति। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही।